नमस्कार। मैं रवि नीरज और बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड, जो कि 12 जुलाई को ही लिस्ट जारी की गई है और विधानसभा के प्रभारी के रूप में वाल्मीकि नगर में श्री अजय कुमार कुशवाहा और रामनगर से दीपक सिंह दीपू, नरकटियागंज से श्री साकेत कुमार, बगहा से अनिल कुमार, लोरिया से विजय कुमार पांडे, नौतन से बब्बन कुशवाहा, चनपटिया से श्री गणेश कुमार सिंह, बेतिया से राज किशोर ठाकुर, सिकटा से हाजी मोहम्मद अकीलुर रहमान, रक्सौल से श्री ब्रजेश कुशवाहा, सुगौली से श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता, नरकटिया से श्री संजीव पटेल, हरसिद्धि से श्री राकेश सिंह, गोविंदगंज से राजेश कुमार बैठा, केसरिया से अरुण पटेल, कल्याणपुर से प्रताप पटेल, पिपरा से श्री संतोष भास्कर, पूर्वी चंपारण मधुबनी से विजय विकास, मोतिहारी श्री विद्या सिंह पटेल, चरैया से श्रीमती शिवरानी देवी। 243 सीटों को लेकर जदयू ने जो लिस्ट जारी किए हैं विधानसभा प्रभारी, मैं एक एक करके सभी का नाम आपको सुनाते जा रहा हूं। और अगला है डाफा से श्री दया सिंह, शिवहर से श्री कुणाल पटेल, रीगा से दीपक पटेल, बथनाहा से श्री विद्यानंद सिंह अनुसूचित जनजाति, परिहार से रामेश्वर सहनी, सुरसंड से चंद्रशेखर सिंह, बाजपट्टी से श्री उत्तम पांडे, सीतामढ़ी से सुनील पांडे और रुसनी सैदपुर से गोविंद कुशवाहा, बेलसंड से राजेश कुमार उर्फ पप्पू कुशवाहा, हरलाखी से श्री ब्रजेश रंग कामत, बेनीपट्टी से मुरारी मिश्रा, खजौली से श्री प्रदीप महतो, बाबूराही से राजेंद्र राम और बिस्फी से मोहम्मद नवाब अख्तर, मधुबनी से सरदार कमलजीत सिंह, राजनगर अनुसूचित जनजाति से श्री सत्य प्रकाश कुशवाहा, झंझारपुर से कमलेश मंडल, फुलपरा से अजीत चौधरी, लोकाहा से किशोर शाह, निर्मली से वीरेंद्र नारायण भंडारी, लोकाहा से श्री किशोर शाह, निर्मली से वीरेंद्र नारायण भंडारी, पिपरा सुपौल से सीताराम मंडल अरैया, सुपौल से सत्यनारायण यादव, त्रिवेणीगंज से इंजीनियर संतोष यादव अनुसूचित जनजाति, छातापुर से श्री जीवन सिंह, नरपतगंज से विनोद शाह। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिथिलेश जी, और हम जानेंगे कि ये जो लिस्ट 243 सीटों पर विधानसभा प्रभारी की जारी 12 तारीख को ही की गई है और 2025 विधानसभा चुनाव सामने है, उसको लेकर मैं एक बार लिस्ट भी आपको बता रहा हूं। और छातापुर से जीवन सिंह, नरपतगंज से विनोद शाह, रानीगंज से अखिलेश कुमार यादव अनुसूचित जनजाति, फारबिसगंज से श्री रमेश कुमार मंडल, अररिया से दीपक कुमार, जोकीहाटा से श्री फिरोज अंजुम, सिकटी से मोहम्मद रियाज, बहादुरगंज से सुनील चंद्रवंशी एवं ठाकुरगंज से श्री रमेश सिंह। ये नाम लगभग 53 विधानसभा का मैंने बोल दिया है। और इसी तरह अगला लिस्ट जो है वो भी मैं बताते चलूं। मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशनगंज से मोहम्मद आदिल मुख्तार, कुचा घागन से
मोहम्मद नौशाद आलम, और अमोर से कमाल अंजुम, बरसी से अंजार आलम, और कस्बा से अजय कुमार तांती, बनमनखी से किशोर कुमार सिंह, रुपौली से मनोज कुमार मंडल, दमदाहा से प्रमोद शाह, पूर्णिया से मुजीबुर रहमान, कटिहार परवेज सैनी शाहीन, कदवा से राजेश कुमार उर्फ राजेश राय, बलरामपुर से प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी, प्राणपुर से मनोज पासवान, मनिहारी से मनोज मंडल। अनुसूचित जनजाति बराड़ी से श्री रमेश महतो, कोढ़ा से नीलू पटेल। अनुसूचित जनजाति आलमनगर से कुणाल रतन प्रिया, बिहारीगंज से अजय कुमार झा, सिंहेश्वर से मानवेंद्र ठाकुर उर्फ खोखा अनुसूचित जाति, मधेपुरा से मोहद्दीन राइन, सोनबरसा से सूजो महतो, अनुसूचित जनजाति सहरसा से श्री युगल किशोर अग्रवाल, सिमरी से नरेश पासवान बख्तियारपुर, महिषी से संजीव झा, कुशेश्वर स्थान से उमाशंकर कामत। अनुसूचित जनजाति एवं गोड़ा बोड़म श्री राज किशोर साफी, बेनीपुर से श्री प्रमोद प्रभाकर, अलीनगर से श्याम सुंदर विश्वकर्मा, दरभंगा ग्रामीण से जावेद अनवर, और दरभंगा मेन से सुधीर कुमार राय। ये कुल अब तक मैंने 83 नामों की आपको नाम और विधानसभा भी मैंने बता दिया। और 84 हायाघाट से संजीव झा, बहादुरपुर से हरिशंकर पासवान, केवटी से श्रीमती कंचन पटेल, नमस्कार वैभव जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं जदयू के 243 विधानसभा के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनके नाम बस अब खत्म हो रहे हैं। मैं आप आ रहा हूँ आप ही के पास, और बस ये लिस्ट खत्म कर दूं, उसके बाद मैं तुरंत आप लोग से सवाल पूछूंगा। गायाघाट से चंद्रशेखर प्रसाद, औराई से अचल देव राय, मीनापुर से श्री अमर सिंह, गोचाहा से अशोक कुमार सिंह, और सकरा से अमरेंद्र सिंह एवं कुडनी से अवधेश कुमार देव, मुजफ्फरपुर से धीरज सिंह राठौर, और कांटी से संजय सिंह, बारूराज से संजय सिंह बाबू, पारू से असरफी सिंह कुशवाहा, साहेबगंज से संजय कुमार सिंह, बैकुंठपुर से सत्य प्रकाश, बिरौली प्रोफेसर जयराम यादव, गोपालगंज श्री नजमुल होदा, कुचाय कोटा सत्येंद्र ठाकुर, भोरे से सुनील कुमार ठाकुर, हथुआ से श्री उमेश ठाकुर, सिवान से मोहम्मद जुनेद आलम, जेरादेही से बिरोल से जयराम यादव, गोपालगंज नजमुल होदा, कुचाय कोटा से सत्येंद्र ठाकुर, भोरे से सुनील ठाकुर, हथुआ से रमेश ठाकुर, सिवान जुनेद आलम, जोरादेही से पशुपतिनाथ पटेल, और दरौली से जयप्रकाश यादव, रघुनाथपुर से अरविंद कुमार पटेल, दरोदा से बालमुकुंद चौहान, बढ़ैया से श्री ललन मांझी, और गोराकोटी से प्रमोद पासवान, महाराजगंज से दिग्विजय कुमार कुशवाहा। कुल 112 विधानसभा के प्रभारी का नाम मैंने आपके सामने रखा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जदयू के सीनियर नेता मिथिलेश जी, और लगातार दिल्ली में इनको जिम्मेदारी रहती है। और हमारे साथ भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, और सवाल सीधा है कि बिहार में जो एनडीए में सहयोगी पार्टियां हैं, जदयू और विवेक कुमार जी हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं, प्रवक्ता हैं। और विवेक जी, आपका 243 विधानसभा सीटों पर चिराग जी कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, तो प्रभारी नियुक्त हो चुका है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुकी है
कि 243 हम लोग एनडीए के लिए हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि अभी सीट अच्छा। शेयरिंग हुई नहीं है। अभी हमें पता नहीं है कि 243 की असेंबली है बिहार में, आखिर हमारी पार्टी लोजपा कहां से चुनाव लड़ेगी ये किसी को निश्चित नहीं है। लेकिन जो हमारे जो 5 जो दल है एनडीए में, वो सब मिलाकर जो 243 लड़ेंगे। इसीलिए हम लोग 243 की जो तैयारी है मुस्तैदी से हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने सारे वर्करों को, पार्टी के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, सबको लगा दिया है 38 जिले में कि एनडीए के लिए मजबूती से तैयारी करनी है। जी। तो क्या आप लोग के प्रभारी, आपकी पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिया 243 सीटों पर, या अभी जो सीट मिलेगा वहां से प्रभारी नियुक्त करेंगे? नहीं नहीं, हमारी पार्टी में पहले से संगठन का विस्तार पहले से ही हो चुका है। हर जिले के अध्यक्ष से लेके संगठन के इंचार्ज कुछ बीच बीच में कुछ फेरबदल करते रहते हैं, वो अलग बात है, अलग अलग जिम्मेदारी किसी को मिलती है, लेकिन उसकी वो पहले से ही हो चुका है। तो हम लोग 38 जिलों में जो तैयारी वो एनडीए के लिए कर रहे हैं, ताकि जो 225 पार का जो नारा है एनडीए का, वो कैसे पूरा हो उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग पूरे 243 की जो हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उनका आदेश है कि उस पर तैयारी चल रही है। मिथिलेश जी आ रहे हैं आपके पास, डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं। मिथिलेश जी, 243 पर आपकी पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिया है, क्या लग रहा है कमर कस चुके हैं? समय से पहले 12 जुलाई को ही ये लिस्ट जारी कर दिया गया और सभी प्रभारी जमीन पर काम करना शुरू कर दिए हैं। क्या इस बार जदयू बिहार की सभी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? और जिस ढंग से बिहार में शराबबंदी और महिलाओं को लेकर लगातार घोषणाएं हुई है, और आपकी एनडीए सरकार ने भी लगातार घोषणाएं की है, क्या लग रहा है इस बार शानदार आप लोगों का गठबंधन जीतने वाला है बिहार में? मिथिलेश जी। देखिए, हम लोग का जो गठबंधन है वो गठबंधन एनडीए 5 दलों का साथ में हम लोग का है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें 243 पर, हमें तो भाई चाहे भाजपा लड़े या मांझी जी लड़े, उपेंद्र जी लड़े, चाहे इधर जो है आपके हमारे जो साथी हैं वो लड़े, कोई भी लड़े, लेकिन हम लोग पूरी ताकत से इस बार 243 पर हम लोग लड़ेंगे और एक अच्छी सफलता यानी 200 पार हम लोग जो है इस बार सीट लाएंगे। उसके लिए तैयारी हम लोग का चल रहा है। चिराग जी हम लोग साथ में हैं, इसलिए इस बार जो है हम लोग पूरी ताकत से, सीट हमारी जो भी समझौता में मिले, हम लोग पूरी ताकत से 243 पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक ना? मिथिलेश जी एक सवाल है, और डॉक्टर साहब आपसे भी सवाल है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए आपका माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। मिथिलेश जी से सवाल पूछने के बाद आप माइक ऑन करके आप बोलिएगा। सवाल हमारा है कि बिहार में जो 5 दिनों का विशेष ये सत्र था, और जिस ढंग से विधानसभा में जो हालात रही, क्या ये इस साल इस सरकार का अंतिम सत्र के रूप में था? एक अच्छा सौहार्दपूर्ण से विदाई हो सकती थी, लेकिन जिस ढंग का माहौल था और जिस ढंग का सत्ता और विपक्ष के बीच में जिस ढंग से टकराव हुआ, और सदन के अंदर काला कपड़ा में लोग नजर आए, और जिस ढंग से हाथों से इशारा करते हुए सब लोग नजर आए, आप उसको कैसे देखते हैं मिथिलेश जी? उसके बाद हम चलेंगे डॉक्टर साहब के बाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से सुरेश जी, सौरभ जी जुड़ चुके हैं, और उनसे भी जानेंगे। हमारे सौरभ भाई काफी एक्टिव हैं ये भी, और बिहार से दूर रह करके भी बिहार की चिंता इनको रहती है। गाड़ी में अभी हैं, घर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, नमस्कार बिहार विधानसभा। हाँ नमस्कार सभी लोगों को। जी जी। देखिए, जिस टाइप से विदाई होना चाहिए वो तो नहीं हो पाएगी, समझे ना जी। लेकिन ठीक है, वो उनका जो काला कपड़ा और काला दिवस के रूप में पूरा जो है इस बार एनडीए की सफलता में वो काला ही रह जाएगा उनको।
ठीक ना। इसलिए उस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और जिस टाइप का उन्होंने माहौल बनाया, और हम समझते हैं वो माहौल ठीक नहीं था उनका करना है। इसलिए कि जो वोटिंग जो संशोधन था, तो उसमें जो है उन लोग का इस तरीका का जो है प्रताप अच्छी नहीं थी, ठीक ना। जी। और हम चलते हैं डॉक्टर साहब, बिहार विधानसभा जिस ढंग से हंगामेदार रहा और अंततः विधानसभा 5 दिनों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और स्थगित हो गया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग कोई न कोई बहाने आए दिन जो है, कोई न कोई बहाने ढूंढ ढूंढ के शोर शराबा हल्ला गुल्ला करना उनके अतीत में भी रहा है। उनके पिताजी तेजस्वी जी के पिताजी जो लालू यादव जी के कार्यकाल में 15 साल जिस तरीके से बदमाशी गुंडागर्दी का आतंक का बिहार रहा, जंगल राज कहा, किसी बड़े जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश साहब हैं उन्होंने ही कहा था कि जो जंगल राज की शुरुआत है। तो इसमें हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे, तो वो लोग उन लोगों का हंगामा करना, उसको सदन को नहीं चलाना, यही सब उनका काम है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो 5 दिन चल के स्थगित हो जाना उनको कोई मुद्दा नहीं है। आपको पता ही है सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। ठीक है, रोजगार पे काम अगले कार्यकाल में होगा, नौकरियां जो अगले 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 कार्यकाल में होंगे। लेकिन जिस तरीके से 15 साल का जो आतंक था, आप बताइए 2005 से लोग सुकून से रह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी के राज में। तो इसलिए उनको ये सब चीज, यहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं, नए नए सौगात लेके आते हैं, तो वो सब चीज उनसे पच नहीं रहा। वो लोग क्या बोलेंगे सिवाय हंगामा करने के। मैं उनके विधायक को देख रहा था कि लगातार यूट्यूब पे चल रहा था, वो किसी सांसद को गाली ही दे रहे थे। तो उन लोगों को वही संस्कार है, गाली गलौज करना, बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, किसी को कुछ बोल देना ताकि वो रिएक्ट करे तो दोबारा मौका मिले उसको बोलने का, गाली देने का। तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है कि उसको बिहार को किस तरीके चलाए। ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक अपोजिशन लीडर की, वो उनको पता नहीं है, उनको सीखना चाहिए। जी जी, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जनता दल यूनाइटेड 12 जुलाई को ही अपने 243 विधानसभा प्रभारी का लिस्ट जारी कर दिया है। काफी अच्छा लगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है कमर कस चुकी है। और जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार सिंसियर नहीं है, बीमार चल रहे हैं, उनके लक्षण अगले 2025 विधानसभा चुनाव तक कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। विधानसभा में आपने उनको देखा शानदार स्पीच देते हुए, और पार्टी भी जिस ढंग से सभी विधानसभा के लिए लिस्ट जारी किया है, और लगातार एनडीए जिस ढंग से आक्रामक है, किसान को लेकर, महिलाओं को लेकर विभिन्न तरह की योजना, और चिराग पासवान भी लगातार बिहार में जिस ढंग से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत नजर आ रही है। लेकिन 5 दिनों का जो सत्र रखा गया था पटना में, और विधानसभा में जो माहौल रहा, काफी अशोभनीय लगा। क्योंकि 5 साल तक जब एक साथ सभी 243 विधायक सदन चलाते हैं, तो एक तरह का समापन भी उसको कह सकते थे, या जनता को एक अच्छा मैसेज देने का भी काम कर सकते थे। लेकिन वहां भी ऐसी हालत नजर आई कि जनता भी देख रहा होगा, अगर उस फुटेज को तो सर पकड़ रहा होगा। और मिथिलेश जी से, जदयू से, उनसे राय ले लिया, और एलजेपी आर से भी हमने राय ले लिया, बीजेपी से राय लेते, फिर राकेश जी आपके पास तुरंत आते हैं। सौरभ जी, कैसे देखते हैं सारी घटना को? सौरभ जी, सौरभ जी आवाज आ रही है हमारी? सौरभ जी, राकेश जी आप करें जी कंटिन्यू। रवि, हाँ सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और रवि जी, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पुरानी बातों को और सिर्फ नई बातों को उससे लिंक करके बताऊंगा। जी कुछ मेरी बातों से अगर किसी को भी बुरा लगे तो कोई ये ना समझे कि मैं किसी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। मैं सीधा एलजेपी आर पे आता हूँ, ठीक है सर, हाँ हाँ सीधा एलजेपी आर पे आता हूँ। मेरा ये कहना है रवि जी कि हाँ आप कहते हैं कि एनडीए और
इंडिया गठबंधन, दो ही चल रहा है यहाँ पे अभी, अपने बिहार में तो दो ही है। हाँ हाँ लेकिन सर मेरा ये मानना है कि एनडीए की सिर्फ दो पार्टी है जिसका स्टंट पूरा क्लियर है, उनका जो मोटिव है वो बिल्कुल क्लियर है, सामने है कि हमें क्या करना है। आप आ जाइए बीजेपी पे और आ जाइए जदयू पे, लेकिन अभी तक एलजेपी आर का क्लियर नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ कि उनको क्या करना है। अभी तक उनका प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। वो बड़े बड़े रैली करके लोगों के बीच में बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, आप मुझे अधिक से अधिक सीट दीजिए। ठीक है रवि जी, मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी की सरकार से बिहार की सरकार संतुष्ट है, ठीक है, गठबंधन भी संतुष्ट है, लेकिन गठबंधन अपने आप की अपनी संतुष्टि बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है रवि जी, संतुष्टि बता नहीं पा रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिहार में पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, चेहरा चुनाव लड़ता है। जी आरजेडी कुछ भी नहीं है, लालू जी के बगैर आरजेडी जीरो है। उसी तरह ये जो एनडीए गठबंधन है ना, वो नीतीश कुमार के चेहरा के बगैर में जीरो है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने जो अपने सारे जिला का जो लिस्ट उन्होंने निकाल दिया है, उनको पता है कि कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, बाकी उनके जितने भी गठबंधन दल है उनमें आपस में ही इतनी खींचातानी है, मुझे इतने टिकट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और जानते हैं अगर इस बार जदयू कड़ा डिसीजन नहीं ली तो जिस बार पिछली बार चुनाव जो लोग गठबंधन में जीत के और संख्या कम कर दिए थे, इस बार भी वही होने वाला है रवि जी। मेरा बोलना है जी रवि जी, जहां से कोई भी विधायक 2 बार चुनाव हार गया, 3 बार चुनाव हार गया, तो प्रत्याशी क्यों नहीं बदलते हैं? नए लोगों को अपने गठबंधन से मौका क्यों नहीं देते हैं? नए नए प्रवक्ता रोज आप ढूंढते हैं, नए नए कार्यकर्ता रोज ढूंढते हैं, लेकिन नया प्रत्याशी क्यों नहीं देते हैं आप? दूसरा बात रवि जी, अभी जो जी चुनाव आ रहा है, चुनाव में जितने भी छोटे दल होते हैं, जो छोटे दल होते हैं ना, वो ज्यादा तकलीफ देते हैं। कारण क्या रहता है, उनको 5 साल पर एक दिवाली का मौका मिला रहता है, उनमें उनको पटाखा बहुत ज्यादा छोड़ना रहता है। उनको बिहार हित से कोई मतलब नहीं है, जनता हित से कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार जी अगर इस गठबंधन के मुखौटा अगर नहीं बनेंगे, अगर उनको सिरमौर आप नहीं बनाते हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है सो इंडिया गठबंधन को बीट कर पाएगी। जी रवि। जी सौरभ जी, आपको नमस्कार। आप नमस्कार। फ्रेम में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए मैंने राकेश जी को कंटिन्यू कर लिया। सौरभ जी, आप बिहार की स्थिति देख ही रहे हैं, और जदयू जिस ढंग से 243 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए, एक्टिव नजर आ रहे हैं, और बीजेपी भी काम कर रही है। चिराग भी अपने पार्टी को लेकर बिहार में काफी मेहनत कर रहे हैं, और सरकार पर भी टारगेट कर रहे हैं कि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है बिहार की जनता को। कहना भी वाजिब है, लेकिन गठबंधन में है तो कहीं न कहीं उनके बयान से कहीं न कहीं लग रहा है जैसे कि भस्मासुर वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। और विधानसभा का जो हालत आपने देखा वो आपकी नजर में है, तो क्या कहना चाहेंगे इन सभी बातों को लेकर सौरभ जी? रवि जी, ऐसा है कि कौन वहाँ पे एनडीए के जो घटक दल हैं, जो भी हैं, चिराग जी हैं या जो भी हैं, बिहार में एक चीज फाइनल है। चिराग जी के अंदर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, जी लेकिन जी जैसे मीडिया के लोग बता रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, अगर चिराग जी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पार्टी नेतृत्व बात करेगा। घटक दल में हमारे एनडीए में एक सिस्टम है कि कोई जी आदमी कितने सीट पे लड़ना है, क्या करना है, आपस का सामंजस्य बना के चलते हैं आगे की तरफ। और जी आगे इसको प्रोपेगेंडा बनाने की अभी बहुत देर है, जरूरत नहीं है प्रोपेगेंडा बनाने के लिए कि ये अपने चिराग जी क्या बोल रहे हैं, उस पे अभी फोकस डालने की जरूरत नहीं है। चिराग जी भी एनडीए के घटक दल हैं, नीतीश जी के चेहरे पे, और चिराग जी को भी मालूम है कि नीतीश जी के चेहरे पे ही बिहार का इलेक्शन लड़ा जाएगा, और नीतीश जी ही वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री के अगले दावेदार हैं और वही रहेंगे। ये फाइनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज बता दे रहा हूँ, एनडीए का जो भी चीज है, जो भी बात रहता है किसी भी पार्टी से, एनडीए में जो घटक दल है उनसे क्लियर कट बात रहता है। बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, वो कहानी नहीं रहता है। अभी जो विधानसभा भंग किया गया है उसमें एक ही चीज दिखता है, 20 साल पहले जो जंगल राज चल रहा था
उस जंगल राज को दोहराने के लिए ये सब चीज किया जा रहा है कि हम विधानसभा भंग कर देंगे, हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। उससे कुछ होना जाना नहीं है। बिहार की जनता ये माइंड में की फिक्स है। अगर बिहार की जनता नीतीश कुमार की सरकार से, एनडीए की सरकार से कुपित रहती थी, तकलीफ में रहती थी, तो पिछले 20 साल से कंटिन्यू नीतीश कुमार जी के चेहरे पे ही वो क्यों डाल रही है? मैं ये बोलना चाहता हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो भी है, उनसे मैं पूछा कि कंटिन्यूटी आज इंडी गठबंधन में कांग्रेस का स्थिति ऐसा है कि आरजेडी पार्टी लालू जी का पिछलग्गू बन के रह गई है। कांग्रेस बिहार के अंदर में नेशनल पार्टी है कांग्रेस, रवि जी, नेशनल पार्टी है कांग्रेस, और एक स्थानीय पार्टी जिसने, जो पार्टी ने अपने टाइम में अपने स्टेट में जंगल राज मचाया, उसके साथ पिछलग्गू बनी है। और पिछलग्गू बनने पे वो डिसाइड कौन करेगा कि बिहार में कांग्रेस को कितने सीट मिलेगा? लालू जी डिसाइड करेंगे। अगर कांग्रेस में दम है, पूरा हिंदुस्तान का भारत जोड़ो आंदोलन किए थे ना राहुल जी, कांग्रेस में दम है। 243 सीट के 243 सीट पे खुद कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करके बताए। आज एनडीए में अगर चिराग जी कुछ बोल रहे हैं तो उसके ऊपर इतना क्वेश्चन हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि हिंदी आपको याद दिला रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। ऐसा है राकेश जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए राकेश जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। सौरभ जी, मेरी पूरी बात भी सुनिए, बीच में मत रोकिए। मैं आपका पूरा बात सुना हूँ, हर लोगों का बात सुना हूँ, तो मेरी बात भी सुनना चाहिए आप लोग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ, चिराग जी के ऊपर क्वेश्चन हो रहा, चिराग जी के ऊपर चिराग जी के ऊपर क्वेश्चन हो रहा, कोई डिसीजन ले लिया क्या? एनडीए ने डिसीजन ले लिया क्या? फिर आप कैसा बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस बिहार में अपने दम पे 243 सीट पे प्रत्याशी उतार सकती है क्या? पूछता है बिहार की जनता। कोई जवाब है आपके पास? जी, बिहार का जनता सुनिए, बिहार का जनता आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछता है कि 2020 में यही चिराग जी नीतीश जी को जेल भेज रहे थे। मैं आपको 10 फुटेज दिखाऊंगा। आज वही नीतीश जी का गुणगान आप कर रहे हैं सर। नीतीश जी पे आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान भरोसे के लायक नहीं है सर। आप 2020 का फुटेज देख लीजिए, आपके गठबंधन में वो है, मैं मान रहा हूँ, वो ऐसे नेता है जहाँ खीर वहीं फिर। क्या बात कर रहे हैं आप सौरभ जी? आप पुराना फुटेज देखिए तो सही। मैं मानता हूँ जदयू आपका विश्वासी हो सकता है। राकेश जी एक चीज बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जदयू हमारा सब दिन से विश्वासी था, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बनाया हुआ ये पार्टी है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में ये पार्टी एनडीए में गठबंधन में आया था। इस चीज को याद रखिए। और चिराग जी पिछले 2020 की जो आप बात बता रहे हैं, 2020 में आपस में उनके फैमिली के लोग ही, जिसको उनके पिता ने एक सम्मान दिया, पूरे परिवार को लेके चला, उनके फैमिली के लोगों ने ही धोखेबाजी किया। उनको समझ में आ गया, इसके लिए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा, और कुछ नहीं है। जदयू हमारा विश्वासी था, एलजेपी रामविलास हमारा विश्वासी है और रहेगा। हमारे एनडीए घटक दल के पूरे लोग विश्वासी हैं। इसके लिए जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि न हो जाए, मीडिया में उठाना मत कीजिए किसी का नाम, किसी राजनेता का नाम। आज चिराग जी एक अच्छे पोजीशन पे है, एक मिनिस्ट्री में है, किसी मिनिस्टर के बारे में, किसी अधिकारी के बारे में बिना जाने सोचे क्वेश्चन उठाना सही नहीं होता। राकेश जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही सुनिए,
आज आपके चिराग जी जो भी हैं मोदी जी के चेहरे पे है। नहीं तो याद करिएगा आप 2020 की चुनाव जो उन्होंने अपने और पिताजी के चेहरे पे चुनाव लड़े थे। मेरा वो कहना नहीं है, मैं किसी पार्टी का विरोधी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सौरभ जी ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इतनी आपकी तालमेल है तो अभी तक आपकी सहयोगी दल ने अपना क्यों नहीं क्लियर कर दिया कि मुझे क्या करना है। मैं ये पूछ रहा हूँ ना सर आपसे। राकेश जी एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, एक चीज बताना चाह रहा हूँ। परिवार में 5 लोग होते हैं, 5 लोग परिवार में, लेकिन परिवार में ही मतभेद होता है। मानते हैं नहीं मानते हैं? परिवार में ही मतभेद होता है, लेकिन सुनिए, रवि जी परिवार में अगर नहीं, मतभेद हो गया सौरभ जी सुन लीजिए। किसी कारण सौरभ से, जी मैं सुनिए आपको राकेश जी, नहीं, आपने पूछा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। परिवार में अगर मतभेद हो गया किसी कारण से, किसी विषय पे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाप बेटे को त्याग देता है, बाप बेटे को त्याग देता है, भाई भाई को त्याग देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारा बिहार संस्कृति से, संप्रदाय से, पूरे चीज से जुड़ा हुआ है। इसके लिए बिहार की जनता को मालूम है एनडीए ने 20 साल में क्या किया है, और बिहार की जनता आने वाले 5 साल के लिए माइंड में तय कर चुका है बिहार का जनता कि हमको एनडीए ही चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। सौरभ जी, नहीं, मैं इस बात से एक मिनट रवि जी एक मिनट, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि 5 साल बिहार को चाहिए। अगर बिहार को प्रगति चाहिए तो जो सरकार चली वो सरकार में नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों का गठबंधन कैसे बना रहे हैं? जो पार्टी परिवार से बाहर निकलता ही नहीं है, आयोग जब बनता है तो अपने दामाद को, अपने सहयोग, अपने सांसद के पति को, जिसको मर्जी उसको आप लोग आयोग के अध्यक्ष बना रहे हैं। और आप बात करते हैं रूल रेगुलेशन का, आप भी तो जाके फिर वही रास्ते उनका सपोर्ट करिए। आपकी क्या मजबूरी है सर? आप अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं बना रहे हैं? आपका एलजेपी के कार्यकर्ता है कोई मजबूरी नहीं है, एनडीए की कोई मजबूरी नहीं है। राकेश जी, एनडीए की कोई मजबूरी नहीं है, एनडीए कोई मजबूरी नहीं है। एनडीए को जुड़ा जाता है, बाहर आकर के बोलने से कुछ नहीं होता राकेश जी। काम बोलता है, ग्राउंड में जो होता है। और सुनिए, एक चीज बता दे रहा हूँ, एनडीए में शुरू से सिस्टम रहा है, पोस्टर लगाने वाला भी विधायक बना है, ठीक है, पोस्टर लगाने वाला भी मिनिस्टर बना है। तो आदमी का बाहर क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, किसको क्या बदनाम किया जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को मालूम है कि आदमी का क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्राउंड रिपोर्ट ले करके हम प्रत्याशी बनाते हैं। बोलने के लिए हम फेसबुक में 4 लोगों के साथ फोटो डाल लेके और उसमें ये बता दे मिले, उससे नहीं होता है। आप मिले नहीं मिले, लोगों के लिए आपने क्या काम किया, जनता के लिए आपने क्या काम किया, उससे होता है। और एनडीए गवर्नमेंट जो जमीन से जुड़ा हुआ लोग है, उसको बंगाल में एक मिस्त्री के पत्नी को विधायक बनाया गया। एक चीज बताइए, क्यों, किस जगह से? कोई सर्वे था? लेकिन एनडीए के पास उसका सर्वे था, अपोजिशन के पास था उसका सर्वे, बना दिया उसने, लोग को अपोजिशन बनाया होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमें आपको तकलीफ पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी। हमने आपसे सिर्फ इसलिए प्रश्न पूछा था कि आज हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। हमने इतना डिबेट किया, डॉक्टर साहब ने सिर्फ 5 प्रश्नों का जो जवाब दिया था वो दिल को इतना छू गया कि आज तक किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा कि बिहार को 5 क्या जरूरत है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप लोगों की पार्टी में इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे पड़े हैं तो फिर आप लोग सांसद के पति को बना दे रहे हैं। आपके जो कार्यकर्ता जो दिन भर बैठ के मीडिया में गुणगान करते हैं वो सिर्फ अपना गला फाड़ेंगे, अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे और बाहर से आप पैराशूट को बुलाते हैं और वोट दे देते हैं। तो थोड़ा इस बात पे विचार करने की चीज है। हमने जी, तो हमारा ये कहना कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि एक ही घर से विकास, एक ही घर से 4 लोगों पे विश्वास। मेरा कहना है जनता से वैसे भी लोग उसके आने चाहिए जिनके अंदर स्किल हो। आपके बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा कार्यकर्ता का लाइन लगा है। जी सौरभ जी, हमारी एक चीज बता दूं आपको, हमारी बीजेपी पार्टी है, बीजेपी से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और घटक दल और लोग हैं, ठीक है, और भी पार्टियां घटक दल है। उसमें किसी भी पार्टी का नेतृत्व जो लोग करते हैं उनका अपना सर्वे रहता है, उसमें
बीजेपी पार्टी इंटरफेयर नहीं करती है, एक चीज आप याद रखिए। बीजेपी अपने पार्टी के लिए, आज बिहार में देखिए बीजेपी प्रेसिडेंट किसको बनाया, इससे पहले किसको बनाया, इससे पहले किसको बनाया। अब देखिए बाद में कि घटक दल का अपना रहता है सर्वे, वो अपना सर्वे करेंगे कौन काम के हैं, कौन बिना काम के हैं, कौन नाम के हैं, घटक दल करेंगे। उससे हमको नहीं उसमें हम मैं माफी इंटरफेयर चाहता नहीं हूँ। कर सकते हैं। मैं हम माफी हमारे चाहता हूँ पड़ोसी के कि घर में आपसे इंटरफेयर नहीं करना है। पड़ोसी हमारा हमने है, आपसे पड़ोसी हमारा है, नहीं, नहीं। रिश्तेदार हमारा है, लेकिन उनका पर्सनल डिसीजन में हम लोग को दखलंदाजी करने का शौक नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है रवि जी, ऐसे नहीं है। सौरभ जी, हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमने एलजेपी का प्रश्न आपसे कर लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन एक परिवार है, मैं उसको कभी अलग नहीं मानता हूँ। एनडीए मतलब एनडीए, इसलिए आपसे हमने वो प्रश्न पूछा। मैं बहुत मैं फिर एक बार बोलता हूँ, फिर एक बार बोलता हूँ, आपको आखिरी जवाब दे रहा हूँ। समझना है तो समझ लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। एलजेपी एक ही परिवार था स्टार्टिंग में, रामविलास जी के रहने तक। एलजेपी को तोड़ा कौन? एलजेपी के सीनियर लोग, एलजेपी की गार्जियन, चिराग जी के गार्जियन। बाप अपने बेटे को घर से बाहर निकालता है क्या? ये बताइए। आप पूछिए एलजेपी के पुराने लोगों से, पशुपाल की पारस लोग से पूछिए कि अरे सौरभ जी रामविलास सुनिए पासवान मेरी के बात, बच्चे आपने ने क्या सौरभ तकलीफ जी दिया था, क्या क्या द्रोह किया था, जो सौरभ उन्होंने जी आप द्रोह सुन कर लीजिए, लेकर आपने के ठीक कहा। आपकी छोड़ दिया। आपकी चिंता जायज, आपकी सौरभ जी की चिंता जायज है, लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे बताना चाहता हूँ सौरभ जी, अगर उसके चाचा ने अगर घर से निकले, चाचा का क्या लेवल है, चाचा की क्या औकात है आज की डेट में बताइए। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, रामधारी सिंह जी दिनकर जी का दोहा है। आज देखिए ये जी कलयुग है, उसका बदला हो गया ना। हमारे नेता चिराग पासवान जी उसी सीट पे बैठे जहां चाचा बैठा करते थे। तो घर से निकालने से, नाली का कीड़ा मैं कहने राकेश से, जी को उसको रोड पर मरता हुआ मैं जानवर कहने यही से चीज क्या मिला? समझाना चाह रहा उसको हूँ। देखिए आज आज जो आज लोग उनकी काम क्या करेगा, दशा है बताइए ना। एनडीए में काम तो इस बोलता चीज पर है, ये डिबेट नहीं था, एनडीए में काम डिबेट का विषय बोलता दूसरा है, था। नाम नहीं बोलता है। उसको छोड़ दीजिए, जो जो पशुपति आदमी पारस गलत किया है उसको गलत की रामविलास जी सजा के वो बड़े भुगत रहा भाई है, वो थे, जीवन छोटे भर भाई थे, भुगतता रहेगा। लेकिन और काम वैसे कौन भी जो किया? पार्टी चिराग होती है ना, पासवान ने उसका काम जो किया। कोई भी परिवार बाप होता है ना, उसका वंश बेटा चलाता है, उसका भाई भतीजा नहीं चलाता है, समझे। तो वो चिराग पासवान जी रामविलास जी का बेटा है, वही वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। उस बात का विषय नहीं है, उसको भूल जाइए। उस दूसरे विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा को आगे बढ़ाई जाए। वो तो पारस जी की क्या दशा है वो आप लोगों के सबके सामने है। एक मिनट उसकी चर्चा यहाँ करना भी फिजूल है। डॉक्टर हमारे नेता उसी चेयर पे बैठ चुके हैं। तो आप गलत डॉक्टर करेंगे, साहब, कलयुग है, गलत करेंगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। वो सजा भुगत रहा है वो आदमी, अब भुगतता रहेगा जीवन डॉक्टर भर। उसके साथ वोट थोड़े है डॉक्टर लोजपा साहब, का। डॉक्टर साहब, क्या जी आप पूरी तरह से कमर कस चुके हैं एलजीपीआर और नरेंद्र मोदी और देखिए, नीतीश कुमार के बैनर तले देख 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? ये बीजेपी कह रही है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी यही मान रही है कि बिहार में नीतीश देखिए कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा 2025 विधानसभा चुनाव। देखिए जाहिर सी बात है, एनडीए के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं वो माननीय जो मौजूदा मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी वही है। एक तो चर्चा का विषय इसलिए लोगों को लगने लगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का ये कहना था कि 243 जो असेंबली है बिहार में, अलग अलग जगह उसकी जो, अब बताइए 140, अभी हमारे 5 रैली हो गई। तो हम लोग क्या है कि जो मेन ये कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि ताकि अनुमंडल स्तर पर कर रहे हैं कि ताकि कुछ जो कवर हो जाए। 243 में 140 आज ही हम लोग गणना कर रहे थे पार्टी में, 140 असेंबली हम लोग कवर कर चुके। 243 पूरा हम लोग आगामी मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही एनडीए के 225 पार का नारा कैसे बुलंदी से पहुंचे, उसमें हमारी पार्टी जो एलजेपी आ रहा है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो हम लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग उस चीज को, हमारे नेता दिल्ली से आते हैं, मंत्रालय छोड़ के आते सीधा यहाँ आके जो है 2 दिन शनिवार और एतवार, फ्राइडे तक वहां करते हैं मंत्रालय, 2 दिन यहाँ महत्वपूर्ण वहां निर्णय बैठक को छोड़ के 2 दिन का यहाँ रखा हुआ है। हर 15 दिन का ये हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो इसीलिए उसका एक ही उद्देश्य है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। लेकिन चर्चा का विषय यह है कि चूंकि उनकी जो एक उम्र है, मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार आप लोगों से भी कहा है, उनकी जो एक उम्र है वो एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की उम्र है। एक बार कोई भी, हम लोग भी कॉर्पोरेट से आए, मैं भी HR PhD हूँ, लंबा 19-20 साल नौकरी किया। अब तो
तो हम लोग लगातार यहाँ नौकरी किया, तो उसमें क्या है कि एक पदोन्नति होती है, कोई एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, जीएम होता है, वाइस प्रेसिडेंट नीतीश होता है। जी तो हम मुख्यमंत्री लोग चाह बने रहे हैं कि रहना नीतीश चाहते कुमार जी हैं, जो है आप उनको दिल्ली से जबरदस्ती आशीर्वाद दें, उपराष्ट्रपति बना दीजिएगा। उपराष्ट्रपति के पद से, सुन लीजिए 2 मिनट, उपराष्ट्रपति पद से या राज्यपाल पद से हम लोगों को आशीर्वाद दें। बिहार वासी उनका ऋणी है। जिस तरीके से उनको बिहार जंगल राज मिला, उन्होंने जिस तरीके से एक रोड दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लॉ एंड ऑर्डर दिया, कानून व्यवस्था दिया, क्योंकि पहले आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी के आवास में जो है वो एक क्राइम को उसको सुलझाया जाता था, वो तो अब नहीं होता ना। नीतीश कुमार जी के राज में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि हमारे नेता जो है उसको चिंता कर रहे हैं कि आप लगातार देख रहे हैं कि क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अब मैं एक बार आपके चैनल पे पहले भी बताया था, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार के हर सरकारी जो दफ्तर है, हर विभाग है, हर मंत्रालय, हर विभाग, हर कार्यालय 500,000 रुपए के लिए जो करप्शन बढ़ गया, ये कौन ठीक करेगा? आए दिन बढ़ते जा रहा है, आए दिन बढ़ते जा रहा है। हर जो है अधिकारी चाह रहा है कैसे से कैसे मैं धन बटेर लूं, आखिर क्यों? उसको लगाम कसने की जरूरत है, यहाँ रोजगार देने की जरूरत है। हमारे युवा जो 10-15 हजार रुपए में किराया पर रह के देश के अलग अलग राज्यों में जो है जा रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। तो इसको ये सब चीज अगले कार्यकाल में ठीक होगा। जहां तक मुख्यमंत्री की बात आपने की, तो वो सब घटक दलों में तय होगा। 5 घटक दल बैठेंगे कि आखिर माननीय जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कंटिन्यू करेंगे या कोई और कंटिन्यू करेंगे, वो सब घटक दलों में तय होगा। हालांकि उनका बेटा निशांत कुमार जी भी जो है एक सूझबूझ वाले हैं, एक अनुभवी हैं, तो उनको उनकी जिम्मेदारी एक डिप्टी सीएम के रूप में मैंने पहले भी बोला था, आपको मीडिया में बोला था कि उनकी भूमिका होनी चाहिए, और नीतीश कुमार जी की भूमिका जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की होनी चाहिए। लेकिन ये सब एक घटक दलों में तय होगा, जो होगा उसको सबको सर्वमान्य होगा। जी चलिए मिथिलेश जी से एक बार राय लेते हैं, उसके बाद सौरभ जी के पास आते हैं। मिथिलेश जी, बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम है और नीतीश जी 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है कि 2025 के लिए मुख्यमंत्री के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है? उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा उपराष्ट्रपति बनाने की बातें जो आ रही है, कितना सही कितना गलत है मिथिलेश जी? देखिए अभी वो फिट हैं, समझे ना, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बढ़िया है और एक लंबे समय से कार्य करने की अनुभव भी। और बहुत सारे लोग हैं जिनको अनुभव नहीं है और वो कहते हैं भाई हम ही ये कार्य कर लेंगे। हम समझते हैं कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कार्य करने के लिए जो काम उन्होंने किया है, जनता के सामने किया है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि क्या था बिहार। आजादी के बाद कौन कौन मुख्यमंत्री रहा, और उस मुख्यमंत्री में जो छोटा बिहार नहीं था, पिलर हमारे पास भरा हुआ था, हमारे पास नदियां पानी का स्रोत भरा हुआ था, एजुकेशन बढ़िया थी, हमारे पास जो है श्रम शक्ति बढ़िया था। उसके बाद भी बिहार को लोगों ने बर्बाद किया। कौन कौन लोग था सत्ता में? सवाल वो नहीं है, सवाल है कि कार्य शक्ति, कार्य करने की एक शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति अब तक के आदरणीय नीतीश बाबू के सामने जो जिस टाइप का गड्ढा बिहार मिला था, उसे पाट करके आज खड़ा कर चुका है। उनके पास जो अनुभव है, वो अनुभव अभी बिहार के बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए अभी उनकी स्वास्थ्य अच्छी है। हम चाहते हैं कि पुनः जो है 25 में भी उनका स्वास्थ्य के अनुसार उनको भी रहना चाहिए 5 साल और। ठीक है जी। अब एक बार राकेश जी अब समय काफी हो गया, लेकिन एक बार हम सब लोग के पास फिर से चलते हैं। लेकिन 5 सवाल जो हमने डॉक्टर लोक जनशक्ति पार्टी आर से हमने जो पूछा था, मैं उनको बोलूंगा कि एक बार आप फिर से रिपीट करें, और जदयू के पास भी जाएंगे और बीजेपी के पास भी जाएंगे। तो बोल्ड आवाज में आप थोड़ा फ्रेम में आइए। डॉक्टर साहब आप गायब नजर लग रहे हैं, थोड़ा फ्रेम में आइए। थोड़ा नजदीक कीजिए, फ्रेम थोड़ा नजदीक कीजिए आप। हाँ थोड़ा सा नजदीक कर ले। देखते हैं सौरभ जी नजर आ रहे हैं। मिथिलेश जी इतने सीनियर हैं, उनका आवाज एकदम टनाटन है। बताइए, यहाँ पर सबसे हम लोग सीनियर हैं। हाँ, सीधा पॉइंट बोलिएगा, लंबा मत जाइएगा, खत्म करना है। उसके बाद मिथिलेश जी से भी पूछेंगे 5 सवाल। डिस्कस तो पिछली बार किए ही थे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले जो इस राज्य में
जो पलायन पराकाष्ठा पर है, लोग भोजन की तलाश में लोग इधर उधर भागने लगे, ट्रेन के ट्रेन लोग नंग धरंग चले गए, उनको सीधा अपने राज्य point। में एक रोजगार की 5 व्यवस्था, point। जो पलायन कर गए हूँ, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर किया जाए, जो आपसे मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आप कहा था कि बताइए जो सीधा। एक एजुकेशन, दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि जो एजुकेशन का जो हब यहाँ बनने की जरूरत है। हमारे यहाँ एक से एक पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, मोतिहारी है, मुजफ्फरपुर, मतलब 38 जिलों जो है, 38 जिलों हमारे यहाँ पोटेंशियल है। क्यों हमारे बच्चे कोटा जाएंगे, क्यों दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करेंगे जाके? हमारे 38 जिलों जो उसके लिए पोटेंशियल है। दूसरा मैंने वही कहा था कि एजुकेशन हब बनाने की जरूरत है। बच्चे अपने राज्य में मजबूती से तैयारी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे कोई भी हायर एजुकेशन यहाँ करे। तीसरा मैंने आपसे कहा था जो अस्पताल, जो कुकुरमुत्ते की तरह जो अस्पताल खुल गए हैं, उस अस्पताल में कोई एमसीआई का कोई एक आदमी, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठेगा। आजकल आप देखते हैं कि भाई ये कितना पैसे वाला आदमी, हर दिन बोलते हुए 50,000 रखवा लो, 80,000 रखवा लो, 1 लाख रखवा लो। आए दिन हमें लोग फोन करते हैं कि जरा सा हमें नहीं छोड़ रहे हैं अस्पताल वाले। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि नहीं, आपको रखने की जरूरत है, बेवजह उसको बिल बढ़ाने के लिए रखते हैं, उसको लगाम कसने की जरूरत है। अगर ये मैंने आपको कहा था कि अगर इसको 5 चीजों में, आपको ये भी कहा था कि जब जो हम लोग अगर महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे तो इसको एक एमसीआई के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे वहां, जैसे ही लगेगा कि अस्पताल हेरा फेरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, उसमें जो भी मिनिस्टर होंगे, जो भी अब जो अधिकारी होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के, सबको जो एक न्यूट्रल, एक अच्छे से काम करने की जरूरत है। उसको एक मजबूती से काम कर, कोई भी लगे कि गलत काम कर रहा है, एमसीआई तुरंत उसको रिजेक्ट करने की जरूरत है। ये बोला था। उसके बाद मैंने कहा जो मिथिलांचल जो है वो उपेक्षित है। हमारे यहाँ 38 जिला, अगर आप गंगा इस पार पटना में है, गंगा उस पर 38 जिले का ये बिहार है, तो जो लगभग 18 जिले जो है मिथिलांचल है, तो वहां राज्य तो पॉसिबल नहीं है, राज्य तो वहां नहीं बन सकते, लेकिन जो है मिथिला विकास बोर्ड की स्थापना जो हम लोग कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि मिथिला का एक भला होगा। तो हम लोग यही जो 4-5 पॉइंट जो आपको बोले थे कि तो इसमें एक आपका जो मेजर माइग्रेशन जो यहाँ पर रुके, पलायन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ, चौथा मिथिला विकास बोर्ड। अब 5वां मैंने आपसे कहा था कि जो अब जैसे हमारे पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है, वहां पर पुलिस को पूरी छूट दे दी गई। आप देखिए ना, एक बार कोई किसी मुजरिम को पकड़ते हैं, 15 साल 20 साल का मुकदमा चलता है, उसको सख्त गोली मारने का आदेश दिया जाए पुलिस को, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, चाहे गुंडागर्दी करता है, चाहे वो किसी, इस सरकार में नीतीश बाबू की सरकार में, सही कहा, आपको पता है यहाँ कोई नेता का संरक्षण प्राप्त नहीं है किसी अपराधी को, लेकिन पुलिस को छूट देने की जरूरत है। डीजीपी साहब हो, अलग अलग एसपी को छूट देने के। 5वां पॉइंट मैंने यही कहा था कि अपराधी अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है, उसको वहीं गोली मार के काम खत्म कर, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है माननीय योगी जी के राज में। तो 5 पॉइंट मैंने कहा था कि इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने की जरूरत है इस बिहार राज्य में, तो हम लोग हर चीज से जो है उबर सकते हैं। जी सौरभ जी, ये हमारे जो बिहारी फर्स्ट में जो है एक ड्राफ्टिंग में हम लोगों ने रखा हुआ है। हमारे नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, हमारी पार्टी के अगर लीड रोल में यहाँ आएगा तो हम लोग सबसे ये 5 इंप्लीमेंट कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके साथ फिर बैठूंगा, एक एक करके टिक लगा के मैं उसको क्लोज करूंगा। ये भी मैं आपके साथ वादा करता हूं, ऑन रिकॉर्ड आपके सहयोगी। हाँ, सौरभ जी के पास चलते हैं। सौरभ जी, क्या लगता है बीजेपी के हिसाब से, क्या लगता है बिहार में ऐसी क्या क्या 5 चीजें जो आपको लगता है कि एकदम अति आवश्यक है, और जो आपके सहयोगी पार्टी ने कहा उससे आपको उन 5 पॉइंट में सहमति है, या उसमें कोई नया ऐड कर सकते हैं? ऐसा है रवि जी कि 5 पॉइंट जो मित्र ने कहा है, उस 5 पॉइंट में जैसे कि पलायन की व्यवस्था है, मैं उनके बातों को अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद उनको पूरी तरह से मालूमात शायद नहीं हो, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ नहीं मालूम रहता है। पलायन ऑलरेडी 50% घट चुका है, अब चॉइस पे लोग बाहर जा रहे हैं। मैं एक चीज सिंपल चीज बताता हूँ, तेलंगाना में कर रहे हैं, यहाँ 12 करोड़ की आबादी है, ठीक से 8 करोड़ भी लोग नहीं है। सुनिए सर, पूरी बात सुनिए, आंकड़ा सही करिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कर रहे हैं, आधा वोट कर रहे हैं। आज फिर मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए, हम लोग ओपन डिबेट कर रहे हैं, तो कम से कम जो है बात होनी चाहिए। ये हमारे सरकार में आगामी योजना में करने की जरूरत है। खुल के ही बात कर रहा हूँ, मैं खुल के ही बात कर रहा हूँ। ये बात सही है कि लालू जी के राज में चला गया,
मैं अभी वही बात कह रहा हूँ। लालू जी के देखिए राज में सब चला गया, अरे उसको वापस डॉक्टर साहब, रिवर्स ऐसा है, माइग्रेशन ऐसा कैसे सुनिए हो, सुनिए उस पर सुनिए, सोचने की जरूरत है। अरे हमको डॉक्टर आपसे साहब चुप सुनिए हो ना, जाइए 2 मिनट के लिए। आपके बीच में कोई नहीं बोले थे ना, तो आप दूसरे को भी सुनिए ना। सौरभ जी इसलिए बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई अभी तक हम्म, क्या चीज है, किसी प्रवक्ता को, जैसे आप बोल रहे हैं ना मुख्य भूमिका में, किसी प्रवक्ता हाँ को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी जो है चिराग जी का, उन्हें आधिकारिक तौर पे ये नहीं बोलने के लिए बोला गया है कि मुझे मुख्य भूमिका दिया जाएगा, मैं लूंगा। ठीक है, कल के डेट में एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए घटक दल है, वो डिसाइड करेगी क्या होगा। और रह गया, अभी मित्र ने बोला कि पलायन खत्म नहीं हुआ है। 20 साल पहले का और 20 साल बाद का भी देख लीजिए, गुना गणित कर लेकर के पलायन कितना रुक गया है। मैं तेलंगाना में रहता हूँ, आज वर्कर जो तेलंगाना में ऐसे ही घूमते रहते थे, बिहार के लोग, मैं लीड करता था बिहार के लोग, पार्टी लीड करता हूँ यहाँ पे, प्रवासी का ही संयोजक हूँ मैं तेलंगाना में। इसलिए बता रहा हूँ कि आज के डेट में कंपनियों में लोग बोलते हैं ना कि वर्कर के काम करने के लिए जाता है, कंपनियों में काम करने के लिए बिहार के लेबर मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में उनको रोजगार मिल रहा है, अभी से ही मिल रहा है। ठीक है, सौरभ जी, सौरभ जी, दूसरी सौरभ जी, मैं दूसरी सौरभ जी, मैं चाहता हूं कि आप पॉइंट ऐड कीजिए कि बिहार में 5 ऐसे क्या 2025 में आपकी सरकार आती है तो क्या क्या ऐड किया जा सकता है। आप 5 पॉइंट नया दीजिए। मैं पांचों पॉइंट का एक ही चीज में, समय कम है, पांचों पॉइंट का एक ही चीज जवाब देता हूँ कि जिस चीज का एनडीए गवर्नमेंट ने वादा किया था, चाहे किसान से जुड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हो, व्यापार से जुड़ा हो, कानून से जुड़ा हो, हर चीज का जो बैलेंस काम बच गया है, वो त्वरित ढंग से माननीय मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री वापस मुख्यमंत्री के बनने के बाद त्वरित तरीके से इसमें लागू होगा कानून। और जितना हमारे मित्र ने बोला है कि इस चीज को अपराधियों को गोली मार देना चाहिए, उस चीज के लिए भी काम होगा, बराबर होगा। यूपी के तर्ज पे, योगी बाबा के तर्ज पे बिहार में भी काम होगा। इसकी तैयारी हो गई है, बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, बिहार में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब आगाज हो गया है, तो आगे इसका अंजाम भी मिलेगा। जी, अब एक बार बस अब लास्ट बार है मिथिलेश जी, आपने अपने सहयोगी पार्टी के लोगों को भी सुना। और मिथिलेश जी, आप लगातार जदयू में हैं और 20 सालों से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। अब क्या लग रहा है, नीतीश जी जितने चीज बिहार में उतार पाए हैं, अब उसमें और ऐसी क्या चीज है जो 2025 में नीतीश जी कर रही है? आपको क्या लगता है बिहार के लिए और क्या क्या जरूरत है? अगर 5 पॉइंट में आप बता सके हैं, उसके बाद राकेश जी के पास चले। पहले मैं एक पॉइंट पर पहले डील करता हूँ आपको। एक पॉइंट हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब का सर्वे रिपोर्ट में बता रहा हूँ, 38% जो बिहार से लेबर जाता था वो लेबर वहाँ कम जाना शुरू हुआ। दूसरी बात है कि हरियाणा का वो 32%, वहाँ जो बिहारी लेबर जाता था वो कम हो गया है। उसके बाद जो है इस देश में पलायन की, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, सबसे पहले पलायन हुआ राजस्थानियों का। आज जो है पूरे देश में लोग गए। उसके बाद हुआ उत्तर प्रदेश का। आज जो है इस देश में सबसे ज्यादा पलायन आज भी हो रहा है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को। दूसरी बात है बिहार में आपको बता देते हैं कि 28 जिला है, 24 से 28 जिला जो है जल प्लावित हो जाता है, डूब जाता है, समझे? तो ये नेचुरल है। हम उसको पलायन ना चाहने के बाद भी हम उसे नहीं रोक सकते, चाहने के बाद भी नहीं रोक सकते, इसलिए कि जब है उसकी घर आ गया। आज भी देखिए गंगा की कटाव चल रहा है? तो यह उधर जो है आप कोसी का, हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रोजेक्ट बना था कोसी प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को ले जा करके जो है
पंजाब में कन्वर्ट किया गया। बिहार में जिस टाइप से लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, वह जो है भाड़ाकरण नीति, समझे। बिहार कोई ऐसे बंदरगाह वगैरह के साइड में जुड़ा हुआ समुद्र के साइड में नहीं है, जिससे कि हम उसको जो है पलायन को रोका जा सके। इस बात को समझने की जरूरत है। आज जो है, अब तक के 20 साल के पहले कौन कौन रोड रहा सत्ता है, और क्यों नहीं रोड बना, बिजली क्यों नहीं आई है। आज हर जो है प्रखंड में, हर पंचायत में आज जो है विद्यालय जो है इंटर विद्यालय बनाया जा रहा है। हर प्रखंड में हर आपको बता रहे हैं कि ITI वगैरह खोला जा रहा है, और 40-40 मेडिकल कॉलेज कैबिनेट से पास करके वो बनाने का काम, निर्माण करने का काम, देने का काम आदरणीय नीतीश बाबू ने किया है। काम बच्चा वैध जवान नहीं हो सकता। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, सत्ता में पहले कौन कौन लोग था है। बिहार को लोगों ने जानबूझ के बर्बाद किया। आज जो है जिस टाइप से क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं हो रही है? केवल बंदूक ही क्राइम रोकने की साधन नहीं है, समझे। हम जब तक उसको समझेंगे नहीं, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको समझेंगे नहीं, जब तक हम क्राइम पर भी उतना काबू नहीं पा सकते। ऐसे हम लोग आदरणीय नीतीश बाबू क्राइम पर बहुत हद तक के सफलता पा चुके हैं। दूसरी बात है कि आज जो देख रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, क्राइम हो रहा है, पकड़े भी जा रहे हैं, इसलिए इन बातों को समझने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि अगर वो क्राइम होता है और पकड़े नहीं जाते हैं, जल्द उस पर हम अंकुश नहीं लगा पाते हैं, तो वो बात होती है कि भाई आप कहीं ना कहीं थोड़ा आप ढीले ढाले कार्य कर रहे हैं। नेता सशक्त है, और हम समझते हैं कि केवल जो है सूट वारंट इशू करना ही केवल क्राइम रोकने के जरिया नहीं, बहुत सारे संसाधन हैं, उस पर भी हम लोग अमल कर रहे हैं। ठीक है। मिथिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, सौरभ जी को भी सुना, मिथिलेश जी को भी सुना, और डॉक्टर साहब को भी सुना। आपको क्या लगता है कुछ बिहार में और ऐड हो सकता है? बिहार में ऐड में तो हमें नहीं लग रहा, हमें लग रहा कि 10-20 आयोग और बनाने पड़ेंगे रवि जी। ऐड तो यही करना है, 10-20 आयोग अगर नहीं बनेगा तो जो जुड़े हुए जनता के बीच के जो लोग हैं, उन लोगों को सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना था कि किसी भी तरह का, जिस तरह की आप राज्यसभा मंगाते हैं, राज्यसभा में इस बार देखिए 4 नाम जो नए नए आए हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वैसे लोगों को लाया गया है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, आप आयोग बनाते हैं, अच्छी चीज है, अच्छे शिक्षकों को, अच्छे वकील को, अच्छे राजनेताओं को, ऐसे लोगों को लाइए। लेकिन देखा गया कि जिसके हक में जो आयोग आया, वो सबने अपने ही कोटा से फुल कर दिया। तो रवि जी, बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जाति और अपने रिलेटिव इन सब चीजों से जब बाहर निकल के काम होगा ना, और इन सब से निकल के अगर काम होगा रवि जी, तो बिहार में बिल्कुल तरक्की होगी। बिहार में अब हमारे सौरभ जी हैं, इतने अच्छे नेता हैं। सौरभ जी का अगर आपको कार्यशैली देखना है तो आपको तेलंगाना आना पड़ेगा। एक मतलब आप जब इनके बारे में वहां पूछेंगे, जो हैदराबाद में रहा हुआ इनके क्षेत्र में, बताएगा कि सौरभ जी कैसे नेता है। तो मेरा कहना है कि इनको मौका दी है बीजेपी आज है, तो बीजेपी का तो कोई ये रिश्तेदार है नहीं, इनके कामों पर इनको दिया गया है। तो मेरा कहना, बिहार में भी इस तरह से लोगों को सम्मान दिया जाएगा, ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को आयोग में ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा, तो बिहार की तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी होगी। जी रवि जी, सौरभ जी, बिहार में मैं चाहूंगा कि बिहार में जो आयोग बनाया जा रहा है, वो आयोग ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है या कोई जाति विशेष का बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं। सभी तरह के लोगों को उसमें इन्वॉल्व की जा रही है, सभी जाति के लोग उसमें आ रहे हैं आयोग वगैरह में। जी सौरभ जी, मैं कहूंगा कि 1 मिनट में अपनी बातों को रखिए और समापन के रूप में मेरा लास्ट वाक्य है रवि जी, मेरा लास्ट वाक्य है, मेरा अंतिम सेंटेंस है। मैं अब एक चीज बता देना चाहूंगा, राकेश जी ने कहा आयोग बनाने की आवश्यकता है। राकेश जी के तरफ से बिहार की जनता का आवाज समझ के हमारी पार्टी को, एनडीए के घटक दल को
मैं मेरा विनम्र विनम्र जो बोलते हैं ना, विनम्र, उनको प्रार्थना करूंगा, अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है किसी जाति विशेष पे या किसी परिवार पे ऐसा काम हो रहा है, उसको त्वरित कारणों से रोका जाए और कार्यकर्ता से, जो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि काम बोलता है, काम करने वाले हैं, उनको दिया जाए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। और एक चीज लास्ट में बता दे रहा हूं, बिहार में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा और फाइनली मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उनको अभी बिहार की जनता का उनका जरूरत है। उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है, वो एनडीए के बड़े अधिकारी लोग आपस में बात करेंगे। हमें कितना मालूम है, हमको जितना नॉलेज है उसका मैं आपको अपना विचार बता दे रहा हूँ। अब आगे आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग चंद तरह के सवाल ऐसे ही पूछते रहेंगे, उसमें कोई भी आदमी उस सवाल को लेके भाग जाए। एनडीए वैसा नहीं है, हम भागने वाले नहीं है, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, नहीं, बस एक हम लोग समापन ही कर रहे हैं, फ्रेम से बाहर मत जाइएगा सौरभ जी। और डॉक्टर साहब 1 मिनट में अपनी जी। बातों को फिनिश कीजिए। क्या बताइए? नहीं, ठीक कहा सौरभ भाई ने, सही कहा। मुख्यमंत्री के हाँ। उम्मीदवार तो नीतीश कुमार जी ही है। अब तो घटक दलों में तय होगा। अभी तो पहले चुनाव में जाए, पहले 225 पार एनडीए का जो नारा है उसको करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो महागठबंधन है उसकी भी तैयारी जोरों शोरों पर है। तो पहले हम लोग सब मिलके पहले सरकार तो बनाए एनडीए की। मुख्यमंत्री का हम लोग बाद में सोच लेंगे, बाद में कि कौन होगा क्या होगा। आपको अभी शक है क्या चिराग जी पर? नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं है। मुझे तो पता ही है कि मुझे तो पता ही है कि क्या आगे होने वाला है। अच्छा, आपको पता है कि चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में विधानसभा चुनाव भी लड़े चिराग जी। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार के जो आम आवाम है, बिहार के जो आम जनमानस है, उसकी तरफ से ये आवाज है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। हम तो आपकी बात आपने जो पूछा, यहाँ तो एनडीए घटक दलों में तय होगा। अभी जो फाइनल है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री जी के, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो चिराग जी का जो कार्यक्रम लगता है पूरे बिहार में, एक प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ आती है, आजू बाजू जिले से लोग आते हैं सुनने के लिए आके चिराग बाबू क्या बोल रहे हैं। अच्छा, और उसमें से ये आवाज निकल के आती है कि भैया चिराग जी जो है नेतृत्व करें बिहार का। हम तो वो बात आप तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। रवि जी एक छोटा सा बात कह रहे हैं भाई के बातों से, कि जिस तरह से लोग आते हैं और जिस तरह से आपने सभा किया है, उस एक सभा का खर्चा उनके अगर फंड से एक छोटी सी कंपनी खोल दी जाए तो कम से कम 100 लोगों का पलायन रुक जाएगा। इस पर भी विचार होना चाहिए, इस पर भी विचार होना चाहिए। और एक तो चीज क्या और आपको बता दूं आप लोग कि जनता है तो क्या नहीं आती है। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब प्रसार रोक दिया है बाकी का। डॉक्टर साहब इतने सारे देश भर में लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, हालांकि खर्चा है, कई कंपनियां खुल जाएंगी। मैं एक फाइनल चीज बोल के क्लोज कर रहा हूँ, क्लोजर पे आ रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं क्लोजर पे आ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब, एक चीज और बता रहा हूँ कि चिराग बाबू जाते हैं जहां भी जनता आती है ना, तो उसमें रीजन क्या है? चिराग बाबू एनडीए में है। चिराग बाबू अपने बल पे अकेले नहीं है। एक चीज को सदैव लोजपा रामविलास पासवान पार्टी जो है, आदरणीय हमारे रामविलास पासवान जी थे, हैं और रहेंगे। तो कभी भी आपसे विनती है कि आप एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। हमको ही मालूम है, मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग जी। वो हनुमान राम के नाम पे पब्लिक आएगा। एक चीज याद रखिएगा, चिराग बाबू के नाम पे ही पब्लिक नहीं आता है, एनडीए के नाम पे पब्लिक आता है, मोदी जी के नाम पे पब्लिक आता है, एनडीए के घटक नीतीश जी के नाम पे आता है। इसके लिए बता रहा हूँ, ये चिराग बाबू रैली में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़े करते हैं, चिराग जी अकेले ही रैली करते हैं।
सिर्फ एक ही ऐसे यशस्वी नेता हैं जिनके यहाँ बगैर बुलाए आता है पब्लिक और चंदा भी देके जाता है, वो सिंगल एक आदमी है, नरेंद्र मोदी। बाकी नहीं, वो तो देखिए जहां देश के तक मुझे करिश्माई मालूम नेतृत्व, है कि देश के बाकी जगह करिश्माई पब्लिक नेतृत्व आती मोदी जी नहीं के नाम पे है, ही सब कुछ पब्लिक चलता को है। लाई जाती जी है, जी पब्लिक को जी जी लाई बस जाती, बस पब्लिक आती नहीं है, लाई जाती। जी बस एक मिनट मिथिलेश जी आप सब लोग को सुन लिए, आप भी समापन कर दीजिए, उसके बाद राकेश जी के पास चलेंगे, आज की इस वार्ता को विराम देंगे। मिथिलेश जी 2 लाइन। अब इसमें क्या करना है? अभी सारी चर्चाएं तो हो चुकी है, अब इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि हाँ अब हम लोग चुनाव पर ही फोकस करें, चुनाव की अच्छी ढंग से तैयारी करें, उसके लिए आज बहुत काम अच्छा। करने की जरूरत है। और हम अगली बार समझते हैं कि रवि ज्यादा जी, अगली बार जब आप पैनल को बिठाएं तो कम से कम एक महागठबंधन को भी बिठा लीजिए, तो हमारे परिवार को आप बिठा लिए, एक जदयू को, एक भाजपा को, एक हमको एलजेपी से ले लिए। राकेश सर तो आपको चलिए, वो तो आपको पत्रकार ही है आपको वो। कांग्रेस पार्टी चाहिए, आपको आरजेडी चाहिए, या कांग्रेस आरजेडी आरजेडी के का भी साथ फिर से बिठाइए ना, गठबंधन 3 हम करेंगे? लोग हो गए, कल 2 इस उन पर लोगों को बात बिठाते, करेंगे। 5 लोगों में हम नहीं लोग नहीं आप रहते, 7 सुनिए लोगों में सुनिए डिबेट जो है बढ़िया चलता। डॉक्टर साहब नहीं नहीं हम आपको कांग्रेस के साथ बैठाएंगे, हम तीनों को महागठबंधन आप के साथ बुलाए, हम बैठाएंगे। तीनों चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बने, कल की हम प्राइम तीनों टाइम चाहते हैं में कि एनडीए की यही सरकार तो बने। डॉक्टर दरअसल साहब, बिहार अब में हम जो लोग विकास डॉक्टर लेके साहब, आएगा हम कल हम के तो चलिए, उन्हीं प्राइम हम की लोग टाइम बात को में, करेंगे ना। तैयारी, कल का बात जो प्राइम चर्चा से टाइम होगा, ज्यादा हम लोग को तैयारी कल पर के चर्चा प्राइम अब टाइम में करना है। आपको कांग्रेस के जी भी प्रवक्ता मिलेंगे और सभी पार्टी के मिलेंगे। और मैं आपसे आखिर में समापन कर रहा हूँ जी, रवि बहुत जी। धन्यवाद। मेरा ये कहना है डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और हम आपसे जो इस तरह का प्रश्न करते हैं, हम आपसे जवाब सुनना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम पुरानी बातों को इसलिए कहते हैं सर कि कभी भी किसी भी आदमी को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि राजनीति में कौन किसके साथ कब चला जाएगा नहीं मालूम। तो हम नहीं, वो वैसे तो है। बात क्यों बोलते हैं, देखिए, वैसे बात क्यों राजनीति बोलते हैं? संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। सौरभ जी हम को हम नमस्कार। विदा, बात सौरभ जी से हम विदा चाहेंगे। सौरभ जी बहुत महत्वपूर्ण काम में है, लेकिन किस कारण से वो इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं सौरभ जी। चलिए, और बस मेरा बाकी नमस्कार, लोग, नमस्कार, सभी को बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार, एक जो मिनट धन्यवाद। जहाँ कर रहे हैं अच्छा काम करिए, हम लोग एक आएंगे मिनट बाकी तेलंगाना, सभी मिलेंगे लोग, आपसे। वेलकम सर, आप सभी को वेलकम, एक सूचना वेलकम, दे दूं, आप सभी को एक वेलकम। सूचना दे दूं कि बिहार सरकार ने, एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पत्रकारों के लिए 6,000 की जो राशि थी उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया है और 15,000 कर दिया है। तो और सबसे पहले आपको पेंशन मुबारक, है। सबसे पहले आपको मुबारक रवि जी, हमारी लेकिन एनडीए आप ही को गवर्नमेंट में। मुबारकबाद आप लेकिन लोग दे रहे मिथिलेश हैं। जी, डॉक्टर साहब और सौरभ जी आपसे कहेंगे कि बिहार में जितने पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या सोशल हो, सभी की प्रॉपर लिस्टिंग हो और ये चीज सभी के लिए बराबर हो, सबको सम्मान मिले और सरकार ऑथेंटिक लिस्ट बनाए जिससे ये पता चले कि पत्रकारों का एक पैनल है, बिहार में कितने पत्रकार हैं, इस ये भी सूचीबद्ध हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के विकास में जितना नेता का योगदान है, जनता वोट करके नेता को चुनती है, तो कहीं ना कहीं जनता की बात और पार्टी की बात को पत्रकार जनता से सरकार को और सरकार से जनता को जोड़ती है। इसलिए अच्छा लगा कि नीतीश कुमार ने जो राशि बढ़ाया 15,000 और 10,000 किया, इसके लिए आपके गठबंधन को हम पत्रकार राकेश त्रिपाठी और रवि नीरज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इसलिए आप सभी को ही बुलाया है, हमको भी बुलाया था, हमने उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी को भी संपर्क किया था, एजेंडा सीधा था एनडीए, हम महागठबंधन से डेली टकराते हैं, लेकिन आपकी इच्छा होगी तो हम एक बार डॉक्टर साहब को ले चलेंगे महागठबंधन में। लेकिन आज विकास की बात थी, इसलिए आप ही के सहयोगी को हम लोगों ने निमंत्रण दिया, राकेश जी। और लास्ट में कह दूं, सौरभ जी व्यवसायी हैं और उसके बाद भी आप जिस ढंग से गाड़ी में बैठकर हम लोग से जुड़े हुए हैं और बिहारी
खाटी बिहारी और चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो हैदराबाद में, तेलंगाना में खुट्टा गाड़े हुए हैं सौरभ जी। ये बिहारी की काबिलियत है। और आप सभी की योजना में एक योजना जोड़ दूं कि बिहारी एनआरआई, बिहारी एनआरआई जो भारत के राज्यों में रहते हो या देश से बाहर रहते हो, एक दिन आप लोग भी ऐसा कोई प्लान बनाइए कि जितने एनआरआई बिहारी हैं उनको बिहार में बुलाकर सम्मान दीजिए और उनको बोलिए कि बिहार में झांकें और सरकार जो है उनको संरक्षण दे। मेरे तरफ से एक योजना है और सभी नेताओं से यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, एनआरआई बिहारी को बिहार लेके आइए। बहुत बहुत रवि धन्यवाद। जी, रवि जी बहुत बहुत रवि जी, धन्यवाद। रवि जी, एक लेकिन चीज बोल आपको दूं, एक एक चीज चीज और बोल कह दूं, दूं। रवि जी, मैं कट हाँ। होने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बिहार में एनआरआई का जो आपने बात कहा है, आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान के जिस कोने में उद्योगपति हो, जो भी हो, बाहर रहते हैं, उनको बुला लेके श्रीमान नीतीश कुमार जी ने सम्मान किया है। उसका कुछ फोटो है, चाहिए बोले तो अगले दिन, नेक्स्ट दिन मैं आपको मीडिया में डाल दूंगा। ये काम नीतीश कुमार जी ने पहले ही कर चुका है। और आज आप जो बोले हैं उसके लिए आपकी बात से मैं सहमत हूं। और भी इस टाइप का प्रोग्राम होना चाहिए और वो करते रहेंगे। नीतीश जी समझदार आदमी है, 20 साल से बिहार को चला रहे हैं। अभी और आगे उनको बिहार को चलाना है, बहुत कुछ करना है अभी उनको। इसके लिए उनकी तरफ से पूरी तरह से एनडीए संतुष्ट है। आप क्वेश्चन बहुत पूछिए बहुत धन्यवाद। और कुछ डिमांड है ना, तो नीतीश कुमार जी को डायरेक्ट लेटर लिखिए, मिल जाएगा उनको, उस पर अमल हो जाएगा। हम लोग ही बात चलिए करेंगे। चलिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, राकेश जी समापन करें। बहुत नहीं, मैं बहुत आज बहुत के दिन में धन्यवाद। बहुत मजा आया। हमारे फ्रेम में एक से एक ज्ञानी लोग थे, बहुत मजा आया। हमारी बातों को कभी आप लोग व्यक्तिगत मत लीजिए और न किसी पार्टी से जोड़िए। हमारा काम है खोदना। एंकर का काम होता है खोदना, खोदेंगे तो हीरा निकलता है। मेरा निष्कर्ष यही था कि कुछ मुद्दे का जवाब निकल के आए। डॉक्टर साहब और हमारे मिथिलेश जी और हमारे सौरभ जी ने तो मजा ला दिया। आज का प्राइम टाइम यादगार रहा। हम कल प्रयास करेंगे कि और भी पार्टी के लोग जुड़े, अपने अपने विचार रखें और सबका मकसद तो एक ही है, जनता का विकास हो, सबका विकास हो। विकास की वो जो नैया चल रही है, जो प्रवाह बह रहा है, वो हर किसी को उसको लाभार्थी हो, कोई कम क्या कोई ज्यादा, पर सबको लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और समय निकाल के बहुत जनता के धन्यवाद, लिए कुछ बहुत अपना धन्यवाद। कर्तव्य, अपना जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो आपसे बन पड़े, वो थोड़ा सा समय देके जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाइए। शुभ रात्रि। जय बिहार, रवि जी, जय जय हिंदुस्तान। बिहार, जय बिहार, जय। जय बिहार। शुभ रात्रि आप सभी का, आप सभी को जय बिहार। जय बिहार। सभी लोग दर्शकों से निवेदन है कि लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बात बिहार की हो रही है और बिहार को जिस दिन देश के अग्रणी राज्यों में पहुंचा दिया तो भारत अपने आप विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि यहाँ जो दोनों हाथ है ना, ये काफी कर्मठ है बिहारी का और बिना मेहनत का 2 रोटी खाना नहीं चाहता। इसलिए साथ दीजिए, बिहार को आगे बढ़ाने में देश अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं कल फिर खास विषय पर और कई लोग हमारे साथ होंगे। आज का इतना ही। जनता दल यूनाइटेड विधानसभा प्रभारी की सूची 243 12 जुलाई को जारी कर दिया है और सभी पार्टी के भी लिस्ट जैसे जैसे आ रहे हैं हम आपके सामने लेकर आएंगे। आरजेडी ने भी अपनी पूरी पार्टी की लिस्ट जारी किया है। इस पर चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।